आपका अपना YouTube चैनल शेखर सर में आपका स्वागत है। आपका टॉपिक वही है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था एक्सरसाइज 4.1 में कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से जांच किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं सवाल नंबर दूसरे को बताऊंगा, यानी कि आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 में पूरा करूंगा, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप, लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि यहाँ पर मैंने दो सवालों को लिख रखा है ना, और हमें इनको हल नहीं करना। वो कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की दुगने से एक अधिक, यानी कि जो क्षेत्र है, जो आपका भूखंड है, उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें शब्द लगा, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई हम ज्ञात नहीं करेंगे, केवल इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करेंगे। और द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि अगर उसमें चर की सबसे बड़ी पावर बेटा 2 आ जाती है तो निश्चित वह द्विघात समीकरण में व्यक्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन यदि हम करते हैं, सवाल नंबर किसका, पहले का सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। तो मान के लीजिए ये आपका ये कोई भूखंड है, ये आपका आयताकार भूखंड है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। ये आयताकार भूखंड है, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया है। ये आपकी क्या है, लंबाई को व्यक्त करता है, और ये आपकी चौड़ाई को व्यक्त करता है। सवाल कह रहा है कि क्षेत्र की जो लंबाई है, ये लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसका मतलब है अधिक कौन है, लंबाई है। तो यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि माना कि भूखंड की जो चौड़ाई है वो कितनी है, बराबर x मीटर मान लेते हैं। तब आपकी जो लंबाई क्या होगी, कंडीशन क्या देखो जरा, कंडीशन ये कह रहा है चौड़ाई हमारी क्या होती है b और लंबाई क्या होती है l, ठीक है ना। इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वो कह रहा है कि चौड़ाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई क्या मानी मैंने x, अगर हम चौड़ाई के x का दूना कर दें तो 2x हो जाएगा। उससे वो कह रहा है कि जो लंबाई है दुगने से एक अधिक है, तो प्लस का 1, इतनी मीटर इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। और क्षेत्रफल मुझे मालूम है। तो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो आयताकार आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर हमारा आयताकार क्या, भूखंड है। तो आप देख रहे जो भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो L × B हो जाएगा। और क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल आपका दिया 528, कितना दिया, 528। लंबाई क्या है, लंबाई 2x + 1 है, और चौड़ाई कितनी मानी थी मैंने, x, ठीक है ना। तो 528 आपका लिखा रहेगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, x का 2x में करेंगे तो पावर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, आपका 2x² हो गया। x का +1 में होगा तो आपका x हो गया। अब इसको हम सही क्रम में लिखना है, तो इसको धर लाओ, तो आपका 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से मैंने जो इक्वेशन बनाई है, उसकी पहले जो टर्म है, पहला जो पद है, उसकी पावर बेटा कितनी है, 2 है। इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसलिए यह निश्चित है, यानी कि यह समीकरण क्या होगा, यह समीकरण द्विघात समीकरण होगा। 100% यह द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि पहले पद की पावर आपकी 2 आ गई। तो मुझे इसको हल नहीं करना, केवल मुझे समझाना है। अगर हम सेकंड पार्ट का यहीं पर सॉल्यूशन देते हैं, यहाँ पर जरा समझो, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है में, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें शब्द लग गया है तो ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर हमें बताई गई है केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो हम वही करेंगे। अब देखो, दो क्रमागत शब्द क्या होता है, क्रमागत शब्द जहाँ पर लिख करके आ जाता है तो ऐसी संख्याएं जिनके अंतर 1 हो
वो संख्या हमेशा क्रमागत कहलाती हैं, ठीक है ना। अगर 5 के बाद 6 आएगा तो ये क्रमागत है, 10 के बाद 11 आ जाएगा तो क्रमागत है, x के बाद आपका 102 आ जाएगा तो क्रमागत है। यानी कि इनका डिफरेंस अगर देखेंगे तो निश्चित 1 आ जाएगा, इसलिए ऐसी संख्याओं को हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक क्रमागत जो बेटा पूर्णांक हैं वो आपका x और x+1 है। कितना है? x और x+1 है। तो यहाँ पर कंडीशन ये कह रहा है प्रश्नानुसार, यहाँ पर एक शब्द लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार, ठीक है बेटा, समझो। वो कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यानी कि पहली संख्या क्या है, पूर्णांक हमारा x है और दूसरा का है x+1 है, और बीच में का लगा दिया हमने गुणा का चिन्ह तो गुणनफल हो गया। वो कितना है? गुणनफल आपका 306 है। कितना है? बराबर 306। ले वो आपकी इक्वेशन बन गई। कितना आसान हो गया देखो जरा, ठीक है ना। तो जैसा वो कह रहा वैसा आप करते जाइए, आपके लिए सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखो यहाँ अगर हम x ऊपर है यहाँ का गुणा करेंगे कोष्टक के अंदर तो x इंटू एक्स आपका x² हो जाएगा, और इसका गुणा इस 1 में करेंगे तो आपका x हो जाएगा, और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का 306 बराबर 0। आप देख रहे हैं पहले पद की पावर बेटा 2 आ गई। इसका मतलब है ये भी समीकरण हमारा कैसा है? ये कैसा है? द्विघात समीकरण है। कैसा है? द्विघात समीकरण की स्थिति में है। द्विघात समीकरण मैंने इसको निरूपण में कर दिया है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पर कि इसकी हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करो, तो आप चाहे सवाल नंबर आपका पहला हो चाहे सवाल नंबर दूसरा हो, ये दोनों ही सवालों को हम पहले जो हमारे द्विघात समीकरण का मेथड है, विधि है, वो है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना द्विघात समीकरण को। तो इसको चाहो तो गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। हालांकि करना नहीं लेकिन दिखा देते हैं। अगर हम यहाँ पर 306 के फैक्टराइजेशन करें तो 2 एकम 2, 2 पंच 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 से काटेंगे हम 3 एकम 3 3 23, यानी कि यहाँ 17। अगर इसका आपस में गुणा कर दिया जाए तो 3 3 को 9, 9 दूनी 18, वो 18, यानी कि कहने का मतलब अगर इसका फैक्टराइजेशन कर दिया जाए तो 18 गुणते 17, ठीक। क्योंकि यहाँ पर जो क्या अचर पद जो है, मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको समझाए होंगे, अगर ये माइनस का आ जाता है तो निश्चित इसका मान मध्य पद का मान घटाने पर प्राप्त होगा। तो अगर 18 में से 17 जाएगा तो निश्चित है 1 बचेगा। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं सवाल को तो x² प्लस के 18 में से 17 इंटू x माइनस का 306 बराबर 0। तो x² इधर हो जाएगा आपका 18x माइनस के 17x माइनस के 306 बराबर 0। ये 1 पेयर है, सेकेंड पेयर है। यहाँ से यदि हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस के 18 हो जाएगा। यहाँ 17 ही कॉमन निश्चित है आएगा, तो x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। 17 एकम 17 हो जाएगा, बचा आपका 13, 136 है, ठीक है ना। तो 17 आपका भाग दें किसमें, है ना, 136 आपका हो जाएगा, है ना, 17 ठीक 100 आपका, ठीक है, 53, ठीक है ना। 17 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि 17 का भाग देंगे इसमें हम, है ना, किसमें 30 में देंगे, तो 30 में जब 17 का भाग देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ से 23 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17, 13 बचेगा बेटा, 13 उजे है, ये होगा, ठीक है ना। तो 17 ठीक 100 आपका 36 हो जाएगा। यानी कि यहाँ और यहाँ दोनों चीज़ कैसी है, बिल्कुल समान है, वो आना भी चाहिए। इसका मतलब जो चीज़ बाहर है उसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, और जो चीज़ अंदर है उसमें से एक आप उतार लीजिए, बराबर आपका 0 हो जाएगा। अगर इसको इसके बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 17 आ जाएगा, और इसको इसके बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस 18 आपका आ जाएगा। यानी कि ये मान काय का है, प्लस का है। किसका है, प्लस का है। हालांकि इसको हल नहीं करना है, सवाल आपका इतना ही हो गया था, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से आगे सवाल को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा 17 का मान आ गया। अगर हम यहाँ पर जो क्रमागत पूर्णांक थे यहाँ रखेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और 17 और 1 18 है। यानी कि 2 क्रमागत पूर्णांक आपके 17 और
18 होंगे, जिनको गुणा करने पर आपका 306 हो जाएगा। ठीक है ना। तो केवल आपको सवाल यहाँ तक ही शो करना है, यहाँ तक ही शो करना, वो तो मैंने आपको आगे बता दिया। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ नेक्स्ट सवाल आप देख रहे हो कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि कौन? रोहन की जो माँ, यानी कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इनकी आयु का गुणनफल अब इससे 3 वर्ष के बाद बेटा 306 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं करना, मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूँ, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में मुझे इसे निरूपित करना है। तो यहाँ आप समझो, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे है? अपने बेटे से। तो मान लेते हैं कि माना कि रोहन की जो बेटा आयु है उसे मान लेते हैं बराबर x वर्ष आती है। तब यहाँ पर उसकी माँ की आयु क्या होगी? तो माँ की आयु है 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब है x प्लस के उसकी आयु 26 वर्ष हो जाएगी। कन्फर्म हो गया बेटा। अब वो कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल अब इससे 3 वर्ष बाद 306 है। 3 वर्ष बाद, क्या बात? 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष बाद, बात को समझना, 3 वर्ष बाद। यहाँ समझो, मान लीजिए 3 वर्ष बाद आपका क्या है? माँ है। ये माँ की उम्र है या आयु मान लीजिए, और यहाँ पर उसके बेटे रोहन की आयु मान लीजिए। बात को जरा समझना, मैंने लिख दिया जिससे आपको कन्फर्म हो जाए। तो माँ की आयु कितनी आई यहाँ पर? x प्लस का आपका बेटा 26 आ गया, और जबकि उसके बेटे की आयु क्या थी? x है। कंडीशन कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद। ऐसा तो नहीं है कि माँ की उम्र बढ़ जाए वो बेटे की ना बढ़े, या बेटे की बढ़ जाए वो माँ की ना बढ़े, ऐसा तो नहीं है। अगर समय बढ़ेगा तो दोनों के लिए बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब है 3 इसमें भी जुड़ जाएगा और 3 इसमें। बाद का मतलब होता है पश्चात, यानी कि आगे बढ़ना। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 3 वर्ष बाद, यानी कि इसमें मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया आपका 3 वर्ष, और ये भी आपका 3 वर्ष जोड़ दिया। अब वो कह रहा है कि इनका गुणनफल यहाँ मैंने बराबर लगा दिया। इनकी आयु का गुणनफल बेटा 306 है। तो ये आपका हो जाएगा गुणा बराबर के 306। ये हमारा सवाल की कंडीशन हो गई। ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं। तो पहले तो इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस का 3, ठीक है ना, और गुणा इसका हो जाएगा x प्लस के 3 बराबर के 306। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस के 29, और ये हो जाएगा x प्लस के 3 बराबर 306। हम इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो यहाँ पर इनडायरेक्ट करते हैं। x का गुणा x में होगा तो आपका x² हो गया, x का 3 में होगा तो आपका 3x हो गया, 29 का x में होगा तो आपका 29x हो गया, 29 का 3 में होगा तो प्लस के 3 नामा 27, और 3 दूनी 6, 6 2 8 87, और इसको हम इधर लाएंगे 306 को यदि हम इधर लाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा, और बराबर बेटा 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं x², 29 3 बेटा आपका 32x हो गया। अगर हम घटाएंगे तो 7 16, यानी कि 6 16, 16 में 7 का कितना बच्चा आपका, है ना। तो 16 में से आपका कितना गया? 7। हाँ देख रहे हैं 16 में 7 गया तो आपका कितना बच रहा है? ठीक है, इसका मतलब क्या डिस्टर्ब है क्या? 300। हाँ ये बात यहाँ बेटा क्या है? 360 है, 360 है, 360। ये बेटा थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर आपका 360 है, ये यहाँ पर 360 है, ये भी आपका 360 है। तो यहाँ ये डिस्टर्ब हो गया, 360 है। अब आप देख रहे हैं यानी कि 0 में से 10 है, और 10 में से 7 गया आपका बेटा कितना बचा? 3 बचा। उस 16 में से 9 गए तो 9 और 7 16, 7 बचा, और ये खांसुल यहाँ पर आई तो आपका यहाँ पर 9, और 13 में से 9 गए तो आपका 13 में से आपका क्या गया? 9 गया।
यानी कि 360 कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 16 9 गया, 9 7 16, 1 चला गया बेटा, तो आपका 2 बचा, यानी कि 2 से 73 बराबर 0। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि इसकी जो पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण की स्थिति में है, यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में आपका ये सवाल निरूपित हो गया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, चौथा पार्ट है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को, यानी कि 480 दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम चाल तो ज्ञात करेंगे नहीं, लेकिन हमें द्विघात समीकरण के रूप में निश्चित इसको हमें व्यक्त करना है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की जो बेटा चाल है वो हमारा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये समझो। तो दूरी कितनी है, दूरी है हमें 480, बात को समझो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 480 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी को लगा समय, क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे अधिक लेती है, तो निश्चित है हमें 3 घंटे अधिक लेती है, तो निश्चित है हमें समय निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी क्या है बेटा, आपकी x है, दूरी कितनी है, 480 है, और आपकी चाल बेटा x है, तो इतना समय हमारा लग जाएगा। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है ना, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर चाल। अब चाल क्या है, पहले चाल देखो मेरा बेटा x थी, लेकिन अब उसकी कमी कितनी हो गई, उसमें 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी। अब आपकी चाल x माइनस 8 रह गई, लेकिन तो है ना, तो वो कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो आखिर दूरी तो वही है, तो हम फिर क्या कहेंगे, फिर हम यहाँ कहेंगे सेकंड शर्तानुसार। ठीक है, ये सेकंड शर्तानुसार हो गया, और ये हमारा फर्स्ट शर्तानुसार हो गया। ठीक है ना, तब हम क्या लिखेंगे, चूंकि कि 480 किलोमीटर जाने में किसको, रेलगाड़ी को लगा समय, दूरी बटा चाल, दूरी हमारी वही है 480, लेकिन आपकी चाल क्या है, x माइनस 8 घंटे लगता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसको मुझे समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, जरा समझो, पहले समय कितना लगा,